जानते हैं कि भारत का स्वदेशी पिनाका रॉकेट अज़रबैजान के अलावा केवल आर्मेनिया को दिया जा रहा है, मतलब अज़रबैजान को नहीं दिया जा रहा है। अब आप जानते हैं जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वैसे ही आर्मेनिया अज़रबैजान आपस में उलझे रहते हैं भारत पाकिस्तान की तरह। तो पिनाका रॉकेट आर्मेनिया की एक पसंद बन गया है और ये रॉकेट काफ़ी शक्तिशाली है। इसे इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अज़रबैजान ने इस बात का काफ़ी विरोध किया है और वो बौखला गया है कि आर्मेनिया को भारत ने, है ना, पिनाका रॉकेट कैसे दे दिया और इसकी वैधता क्या है। भारत का स्वदेशी हथियार पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आर्मेनिया पहुंच चुका है। इस हथियार के आर्मेनिया पहुंचते ही उसका कट्टर दुश्मन देश अज़रबैजान बौखलाया हुआ है। अज़रबैजान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत के राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार लगाई है, रिक्वेस्ट की है। उन्होंने भारत को गुट निरपेक्ष का पाठ पढ़ाने की भी कोशिश की है। यह वही अज़रबैजान है जो इस्लाम के नाम पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। अब इसकी गर्दन जब पकड़ में आई ना, तो आया ऊँट पहाड़ के नीचे। भारत के पिनाका को देखकर अज़रबैजान के होश उड़ गए, वो बौखला गया है। भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के आर्मेनिया पहुंचने से अज़रबैजान घबराया हुआ है। उसने भारतीय राजदूत के सामने आधिकारिक विरोध भी दर्ज कराया है। आर्मेनिया ने अज़रबैजान का मुकाबला करने के लिए भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील की थी। पिनाका को अमेरिका के हिमार्स के बराबर का हथियार माना जाता है। ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंचा भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम। अज़रबैजान मीडिया का दावा है कि भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया भेजी है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका की जो वेरिएंट सप्लाई की है ना, वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है और कुछ भी सामने आएगा नेस्तनाबूद हो जाएगा। अज़रबैजान की अगर हम बात करें तो अज़रबैजान के NSA ने भारतीय राजदूत को किया तलब, उसे बुलाया और बोला। अज़रबैजान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ऑफ अज़रबैजान ने भारतीय राजदूत को तलब कर आर्मेनिया को पिनाका बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सप्लाई पर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। अज़रबैजान ने इसे भारत की विदेशी नीति के उलट फैसला बताया है। और आपको बताएं, अज़रबैजान के राष्ट्रपति सहायक और राष्ट्रपति के अधीन विदेश नीति विभाग के प्रमुख हिकमत हाजीयेव ने भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए भारतीय राजनयिक श्रीधरन मधुसूदन से बातचीत की और मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हथियारों की आपूर्ति तब भी की जा रही थी जब दोनों देश युद्ध लड़ रहे थे और जब कश्मीर की बात आती है तो अज़रबैजान उसे सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया के खिलाफ बोलता है। पिनाका को DRDO ने किया है विकसित, डेवलप किया है। पिनाका भारत में निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। काफ़ी उन्नत किस्म का है, 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मार्क 1 की अधिक रेंज 40 किलोमीटर है, वहीं मार्क 2 की अधिकतम रेंज 40 से बढ़कर 60 किलोमीटर बताई जा रही है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट कर सकता है फायर। क्या ज़बरदस्त स्पीड है। पिनाका का लॉन्चर 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को 40 से 60 किलोमीटर की रेंज में फायर कर सकता है। इस फायर से सामने वाला ध्वस्त हो जाएगा। कारगिल युद्ध में पिनाका ने दिखाई थी अपनी ताकत, अपना जौहर दिखाया था। पिनाका को पहली बार कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के बहुत सारे सैन्य ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन करने में यूज किया गया था। तब इसने पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद दुश्मनों के कई बंकरों को बर्बाद कर दिया था। पिनाका का रेंज बढ़ रहा है। भारत ने 2014 तक पिनाका के हर साल लगभग 5000 मिसाइलों का उत्पादन किया है। वर्तमान में इसकी रेंज और सटीकता को बढ़ाने पर काम चल रहा है। और आपको बता दें कि पिनाका के गाइडेड वेरिएंट का परीक्षण कर रहा है भारत। 2019 में DRDO ने पिनाका की एक गाइडेड मिसाइल वेरिएंट का भी परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर से अधिक है। जय हिंद, जय भारत। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है तिब्बत डिटेंशन सेंटर। आपको बता दें कि तिब्बत के डिटेंशन सेंटर में उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई, इंतहा हो गई और सिर से ऊपर पानी निकल चुका है। सैटेलाइट तस्वीर से चीन की पोल खुल चुकी है क्योंकि उसमें कुछ और ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं।
चाइना डिटेंशन सेंटर के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है। और आपको बताएं कि चाइना के यहाँ पर चाइना ने अपना ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि उसकी कोई भी खबर बाहर न जा पाए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो चीन के बारे में उतना ही जानकारी मिल पाती है जितनी जानकारी शी जिनपिंग सरकार चाहती है, मतलब बाहर के लिए। लेकिन यूरोप की रैड और रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक तिब्बत स्थित डिटेंशन सेंटर में बुद्धिजीवियों और आज़ादी की बात करने वालों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, जितना हो सके उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा डिटेल में। चीन वैसे तो अपने आप को उदारवादी देश के तौर पर पेश करता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें पोल खोल देती हैं। और राइटर्स ने ल्हासा के पोटाला पैलेस, ये ल्हासा एक रीजन है तिब्बत का, उसमें पोटाला पैलेस है, के बारे में बताया कि कैसे आज़ाद बोलने वालों के खिलाफ, मतलब फ्री स्पीच अगर कोई बोलता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में है। आपको जानकर हैरानी होगी, यूरोप के लोग रिसर्च करते हैं, उनकी अपनी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे रैंड यूरोप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खुलासा किया है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र को डिटेंशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आप इंफॉर्मेशन ब्लैक होल कह सकते हैं। रिसर्च करने वालों ने 79 डिटेंशन सेंटर के बारे में अति आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जानकारी जुटाई है और आंकड़े इकट्ठे करके फिर सबके लिए के जानकारी सुरक्षित रखी। उसकी जानकारी में से ये लेख है। ख़ास तौर से रात में छानबीन की गई और 14 अति संवेदनशील सेंटर्स पर खास ध्यान दिया गया। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 2019-20 और 2021-22 में नाइट टाइम लाइटनिंग में इजाफा हुआ है। अब इसके मतलब को समझिए कि रिपोर्ट के मुताबिक रात में कहीं यदि ज़्यादा मात्रा में रोशनी का उत्सर्जन होता है, मतलब लाइटनिंग होती है, तो उसे स्पेस से देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी इलाके में विकास कार्य में इजाफा हुआ है और इसके लिए जिनजियांग का उदाहरण दिया गया है, लेकिन इस दफ़ा तिब्बती इलाकों में देखा गया है। इसके अलावा एक और तर्क यह है कि किसी जगह पर लोगों की संख्या अधिक है, भले ही वहाँ किसी तरह का विकास हुआ है या नहीं। देखिए, जब किसी इलाके में रात में ज़्यादा लाइट होती है तो इसका तर्क ये भी तो हो सकता है कि किसी जगह पर लोगों की संख्या अधिक है, भले ही वहाँ किसी तरह का विकास कार्य हुआ हो या न हुआ हो, या विकास कार्य नहीं भी हो रहा हो। ये तथ्य काफ़ी समझने वाला है। शोधकर्ताओं और रिसर्चर्स जितने भी हैं, उनका मानना है कि तिब्बती हिरासत सुविधाओं में बढ़ी हुई गतिविधि लंबी हिरासत की और बदलाव की ओर इशारा कर सकती है। जैसा कि शिनजियांग में देखा गया है कि जहां बड़ी संख्या में लोगों को पुनः शिक्षा सुविधाओं और उच्च सुरक्षा हिरासत केंद्रों में भेजा गया था। जिनजियांग और मंगोलिया सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों की तरह तिब्बत ने गैर हान जाति अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं पर लंबे समय से कार्रवाई का अनुभव किया है। यात्रा, संचार और सूचना प्रवाह पर सख्त नियंत्रण के कारण अंदर से सटीक जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। अब आपको बताएं, जिनजियांग के विपरीत जहां अंतर्राष्ट्रीय फोकस और मीडिया कवरेज रहा है, तिब्बत का बड़े पैमाने पर अध्ययन नहीं किया गया है और यह गोपनीयता कॉन्फिडेंस में छिपा हुआ है। मतलब ये एक रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, उसके कुछ अंश आपको बताए जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि दमनकारी जो नियंत्रण की कमी नहीं है, मतलब इस टाइप से जो टॉर्चर करने की पराकाष्ठा आप देख सकते हो, बल्कि इस क्षेत्र पर आगे के शोध और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की आवश्यकता पर जोर भी दिया गया है। चीन के इस कदम की आलोचना की गई है। चीन ने क्या किया है? कार्यकर्ताओं और मानव अधिकार समूहों ने तिब्बती कार्यकर्ताओं, धार्मिक हस्तियों और बुद्ध जीवियों के उत्पीड़न, हिरासत और यातना पर बढ़ती चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर निगरानी, अनिवार्य पुनः शिक्षा कार्यक्रम और तिब्बती बच्चों को राज्य संचालित बोर्डिंग स्कूल में स्थानांतरित करने की आलोचना हुई है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य तिब्बतियों को सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई रूप से प्रमुख हान समाज में शामिल करना है। ये हान समान जो समाज है वही है इम्पोर्टेंट कड़ी। रैड यूरोप में रक्षा और सुरक्षा निर्देश
रूथ हैरिस का नाम आप याद कर लीजिए। रूथ हैरिस ने गार्जियन को एक इंटरव्यू में बताया कि तिब्बत एक सूचना ब्लैक होल बना हुआ है जो हर जानकारी को अपने अंदर समेटे हुए है, संभालता है। वहाँ सुरक्षा से जुड़े मामलों को समझने का कोई भी प्रयास कठिनाई से भरा हुआ है। मतलब आप उस सिक्योरिटी वाली चीज़ को अच्छे से नहीं समझ सकते, टाइमिंग के साथ वो चीज़ें विलुप्त भी हो जाती हैं। और आपको बताएं, चाइना का यही एक मुद्दा है पूरे वर्ल्ड में, चाइना की कोई भी खबर नहीं पहुंचती है। और चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं, वन पार्टी सिस्टम है, तो वो जैसे चाहते हैं वैसे होता है। और आपको मालूम होगा 10 साल की प्रेसिडेंट होने के बावजूद अगले जब तक वो जीवित रहेंगे शी जिनपिंग तब तक के लिए उन्हें प्रेसिडेंट भी चुन लिया गया है। इस बात का भी असर पड़ता है इन मुद्दों को। और टॉर्चर की तो अब पराकाष्ठा हो चुकी है, तिब्बतियों को डिटेंशन सेंटर में काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। सब जानते हैं 21 जून को पूरे वर्ल्ड में योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार तो पीएम मोदी ने यूएन में, अमेरिका के यूएन में इस योग को किया, प्रक्रिया को आजमाया और उसमें काफ़ी सारे देश भी सम्मिलित हुए और उसके गवाह बने। इसका बेनिफिट ले रहे हैं कुछ मुस्लिम देश। आपको बताते हैं योग के कुछ बेनिफिट्स हैं। योग बदल रहा है मुस्लिम देशों की ज़िंदगी। देखो, कोई भी हो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है, बस बॉडी को कैसे फिट रखा जाए। और कुछ मुस्लिम देशों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गृह युद्ध या आपसी खून खराबा, और हज़ारों लोग उस खून खराबे को छोड़कर योग आसन कर रहे हैं। आखिर ऐसे कैसे हो गया, इसका असर पड़ रहा है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत की प्राचीन विद्या योग ने अरब के नामचीन मुस्लिम देशों की ज़िंदगी बदल कर रखती है। पिछले एक दशक से गृह युद्ध से जूझ रहे इस देश के हज़ारों लोग अब खून खराबा छोड़कर योग ध्यान के केंद्र से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर योग के कुछ केंद्र भी बनाए गए हैं। जिस तरीके से आपको बताएं कि पढ़ाई के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए शिक्षालय होते हैं, उसी तरीके से आपके योगालय भी बनाए गए हैं। पिछले 12 साल से भीषण गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की, और हज़ारों लोग तो घायल हो चुके हैं, घर से बेघर हो गए। इसके बावजूद अब तक वहाँ शांति के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई है नहीं और उनका ध्यान भटकता नहीं है, तो बस वो एक 47 लेकर के निकल आते हैं। लेकिन अब भारत का एक शहर वहाँ पर शांति सौहार्द की बयार बहाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह शहर और कोई नहीं बल्कि योग नगरी के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध ऋषिकेश है। ऋषिकेश पूरे दुनिया में फेमस है योग के लिए, अपनी आत्मीयता के लिए, शांति के लिए और अच्छे व्यूज़ के लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब एक दशक से लगातार युद्ध देखते और झेलते आ रहे है ना सीरिया, पॉपुलैरिटी ऑफ योग इन सीरिया के लोग अब इस स्थिति को उकता गए हैं। वो कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। वो अब इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं और एक सामान्य ज़िंदगी, हंसी खुशी की ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। और लेकिन उन्हें इसका कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है, तो सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है योग। ऋषिकेश पहुंचकर सीखी योग की बारीकियाँ। बहुत सारे सीरियाई सिटीजन्स वहाँ पहुँच रहे हैं, योग सीख रहे हैं। अपने देश में जारी आतंक भरे माहौल से निकलकर लोग पॉपुलैरिटी ऑफ योग इन सीरिया को अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़ गई है। दुनिया के विभिन्न देशों में शरण ले रहे हैं। इसी गृह युद्ध के दौरान एक सीरियाई व्यक्ति माजेन ईसा ने योग ध्यान के बारे में सुना और इसकी खूबियाँ जानने के बाद उन्होंने योग का अध्ययन करने के लिए हिमालय की तलहटी में भारतीय शहर ऋषिकेश की यात्रा करने का फैसला किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने योग गुरुओं से योग की बारीकियाँ सीखी। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने सीरिया में एक योग केंद्र की स्थापना भी की। सीरिया में जगह जगह खुले योग केंद्र हैं। सीरिया में जगह जगह खुले योग केंद्र हैं। और ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खून खराबे से परेशान हो चुके सीरियाई के लोगों को जल्दी से योग पसंद आने लगा। पॉपुलैरिटी ऑफ योग इन सीरिया। शारीरिक मानसिक समस्याओं से निजात पाने के लिए सीरिया में जगह जगह लोगों ने इसे सीखा और विभिन्न शहरों में योग का ध्यान केंद्र बन गया। अब आलम यह है कि स्टेडियम, खेल के मैदान, जंगल या पार्कों में लोगों का योग अभ्यास करते देखा जा सकता है उन्हें। और राष्ट्रपति बशर अल असद भी हुए
इस बात के मुरीद पॉपुलर हो गए और रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के लोग ने गृह युद्ध की वजह से पैदा हुए तनाव से निपटने के लिए योग को साधन के रूप में अपना रहे हैं और योग हो भी सकता है साधन। इसकी लोकप्रियता देख सीरिया के राष्ट्रपति अल असद भी इस योग आंदोलन के प्रबल समर्थक बन गए हैं। वे इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में अहम योगदान दे रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से वहाँ पर गृह युद्ध की आंच धीमी पड़ रही है, जिससे देश में शांति स्थापना की उम्मीद जागने लगी है। और आपको बताएं, इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए न्यू कंटेंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। क्या ISI की एजेंट है अंजू? क्या आप जानते हैं क्या पाकिस्तान में लग्जरी लाइफ जी जा रही है अंजू के द्वारा? क्या आलीशान लोकेशन पर वीडियो शूट करना आसान है बिना पैसे के? तो इन सारे सवालों के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाब दूंगा। भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब फातिमा बन चुकी है, अब वो मुस्लिम लेडी बन गई है। विचारधारा कैसी है? मुस्लिम। हाल ही में पाकिस्तान में अंजू और नसरुल्लाह का निकाहनामा सामने आ चुका है। निकाहनामा ही नहीं, अब तो अंजू और नसरुल्लाह की दावत वलीमा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच है? क्या ये सब साजिश है? क्या ऐसा पॉसिबल है बिना पैसे के? अंजू नसरुल्लाह लव स्टोरी के माध्यम से आपको समझाते हैं। सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान से भारत आ गई और उन दिनों से खुलकर अपने इश्क का ऐलान कर दिया। अब तो यहीं जीना चाहती है और यहीं मरना चाहती है। उधर इसके उलट अंजू दोस्ती की खातिर सरहद पार पाकिस्तान जा पहुंची। वो अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह की घर पर है। पहले अंजू ने उनके रिश्ते को लेकर कहा कि वो केवल दोस्त हैं, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरी, पाकिस्तानी मीडिया के जरिए सामने आईं, सबको उन्हें देख कर के सब हैरान हो गए। बात निकाह और दावत वलीमा तक पहुंच गई। फिर इस कहानी में एक नया एंगल आया और वो एंगल है जासूसी का, ISI की जासूसी का। अंजू नसरुल्लाह की कहानी में ऐसे पेज हैं जो सुलझने के भाई उलझते जा रहे हैं। फातिमा बन चुकी है अंजू। भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब फातिमा बन चुकी है और हाल ही में पाकिस्तान में अंजू और नसरुल्लाह का एक निकाहनामा सामने आ चुका है। निकाहनामा ही नहीं, अब तो अंजू और नसरुल्लाह के दावत वलीमा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले जो तस्वीरें पड़ोसी मुल्क के सामने आई थीं, उनमें दुनिया ने देखा था उन सारी तस्वीरों को, और उनमें दुनिया ने देखा कि अंजू पाकिस्तान की वादियों में सुंदर क्षेत्रों में सैर कर रही है, एंजॉय कर रही है और वो आपकी सैलानी बन गई है। वो पहाड़ों में नसरुल्लाह के साथ फुर्सत के पल गुजार रही है और उसके पास फ़ोन हुआ, बस ISI को रिपोर्ट कर रही है। हलफनामे के बाद नसरुल्लाह का क्या कहानी है? फिर अंजू और नसरुल्लाह का परिवार अबरदीर ज़िले की अदालत में घूमते नजर आते हैं। ठीक इसी के बाद हलफनामा सामने आता है, जिसके मुताबिक अंजू ने ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया है और फिर खुलासा हुआ कि अंजू अब फातिमा बन चुकी है। इसके फ़ौरन बाद सामने आया वो निकाहनामा, जिसमें खुलासा हुआ कि नसरुल्लाह अब फातिमा का शौहर बन चुका है। कहानी में आई इस मोड़ ने भारत में मौजूद अंजू के पति अरविंद और दोनों बच्चों को भी निराश कर दिया है। और ऐसा होना ही था। ठीक है, कूड़ा था निकल गया, ऐसे पाकिस्तान कूड़ा था चला गया, अच्छा है, नहीं तो भारत में नासूर बन जाता। नसरुल्लाह के साथ अंजू की शादी भी हो चुकी है। ये बात केवल एक बात की अगर हम बात करें कि ये बात केवल बात की शक्ल में सामने आती है, तो बात कुछ और होती है। होता क्या है आपको बताएं कि जब एक वीडियो सामने आया और वीडियो में देखा आपने कि जिसमें अंजू और नसरुल्लाह की प्रेम कहानी की तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। दोनों का प्री वेडिंग शूट होता दिख रहा है, ड्रोन से शूटिंग की जा रही है। अंजू को नसरुल्लाह का हाथ थामे बेहद नज़ाकत से ज़मीन पर चलती हुई दिखाई देती है। खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। फिर पाकिस्तान के तीर सेशन कोर्ट में कुछ तस्वीरें खींची जाती हैं और उसकी तस्वीरें जब कोर्ट से बाहर आती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अंजू ने पाकिस्तान जाकर न सिर्फ ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, बल्कि खुद अपनी मर्ज़ी से अपने दोस्त
नसरुल्लाह से शादी भी कर ली। इस बात की तस्दीक पाकिस्तान का एक बड़ा पुलिस अफसर भी कर देता है। और आपको बताएं दावत वलीमा का नया वीडियो के बारे में बताते हैं। अंजू और नसरुल्लाह का पाकिस्तान के होटल में दावत चल रही है। ताज़ा वीडियो उसका सामने आ चुका है, जिसे देखकर सवाल उठ रहा है क्या अंजू के निकाह के बाद दावत वलीमा, हालांकि अभी इस पर साफ तौर पर कुछ कहना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कुछ फेक भी हो सकता है, लेकिन इस दावत में अंजू नसरुल्लाह के अलावा कुछ और लोग भी नज़र आ रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो ISI के लोग ही होंगे। दावत की ये जगह कोई रेस्टोरेंट या होटल की तरह नज़र आती है। खाने की टेबल पर अंजू के अलावा 9 और लोग बैठे हुए हैं, जिसमें 8 लोग तो टेबल पर लगे खाने का लुत्फ़ ले रहे हैं और 9वां शख्स वीडियो शूट कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप? टेबल पर शाकाहारी खाना देखा गया है। उस वीडियो में अंजू के बाईं ओर काली टोपी में उसका कथित शौहर नसरुल्लाह है और दाईं ओर नौमान खान नाम का ब्लॉगर बैठा हुआ है। नौमान खान ने ही अंजू और नसरुल्लाह का वीडियो शूट करने का दावा किया है। दावत में वो अंजू के बिल्कुल पास की चेयर पर मौजूद है। टेबल पर परोसे गए मेन्यू पर नज़र डाली जाए तो वहाँ शाकाहारी खाना ही नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोगों की प्लेट में रोटी के अलावा एक और डिश नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस वीडियो को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में नॉनवेज के अलावा तो कुछ होता नहीं इस टाइप के वीडियो को। तो ये वीडियो है, इस तस्वीर से वीडियो ले सकते हैं। और दावत के वीडियो पर सवाल भी उठ रहे हैं। दावत के वीडियो को देखने के वाले सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये दावत अंजू को फातिमा बनाने की खुशी में दी जा रही है? क्या ये दावत अंजू और नसरुल्लाह के निकाह के बाद दावत यानी दावत वलीमा है? अगर ये सब अंजू नसरुल्लाह के निकाह की दावत है तो अंजू के अलावा कोई दूसरी महिला वहाँ मौजूद क्यों नहीं है? और क्या ये दावत महज एक ट्रैवल लॉन्ग शूट का हिस्सा है? और कुछ यूजर तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह खाने की मेज़ पर 8 मर्दों के बीच अकेली खातून बैठी है, क्या ये पख्तून रिवाज के खिलाफ नहीं है? पाकिस्तान में आखिर क्या कर रही है अंजू? पाकिस्तान के दकियानूशी समाज में अंजू और नसरुल्लाह के निकाह को सच मानकर ये सवाल सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है कि गैर मर्दों के बीच नसरुल्लाह ने अपनी बीवी को बेपर्दा बैठने की इजाज़त कैसे दे दी? क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई महिला 8 मर्दों के बीच बैठती ही नहीं है। कुछ लीडर तो अपनी बहुओं को, अपनी बेगमों को जब वो उन लोगों से कोई मिलने आते तो उन्हें मिलने भी नहीं देते। बहरहाल पाकिस्तान मीडिया में आई अंजू और नसरुल्लाह के निकाह नामे के अलावा अभी तक न तो अंजू ने अपने निकाह की बात कबूली है और न ही नसरुल्लाह ने अपनी ज़ुबान से निकाह बात कही है। पाकिस्तान में अंजू का स्टेटस अभी क्या है, इस पर जवाब मिलना बाकी है। हालांकि दोनों ने दावा किया है कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले अंजू भारत लौट आएगी, पर ऐसा नहीं होगा। ये एक ISI की एजेंट है। कहीं ये ISI की साजिश तो नहीं है कि जब उसका पैतरा है ना गड़बड़ हो गया, उसने जिस बंदी को यहाँ पे भेजा था वो ओपन हो गई, मतलब वो एक्सपोज हो गई, तो उसने एक नया शिफू का छोड़ दिया। अब सोचो ऐसी कितनी अंजू हैं, है ना, ऐसी कितनी फातिमा हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रही हैं। अंजू और नसरुल्लाह के इस बेईमानी रिश्ते को लेकर सबसे बड़ी आशंका यही जताई जा रही है कि सीमा हैदर के भारत आने के तुरंत बाद अंजू के पाकिस्तान जाने की प्लानिंग कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश तो नहीं है। पाकिस्तान से जारी किए गए अंजू के प्री वेडिंग शूट, धर्म परिवर्तन का वीडियो और निकाहनामा के वायरल हो जाने के पीछे क्या ISI का हाथ हो सकता है? हो भी सकता है, देखते हैं। लेट्स सी।